यहाँ पे आ जाएगा लघु, गुरु, लघु, और लास्ट में दो क्या रहेगा, गुरु रहेगा। अब ऐसा अपनी पंक्ति में देख सकते हैं, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मैं में आपका क्या आ जाएगा, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं। इसको जब करेंगे तो यही सीक्वेंस आएगा, गुरु, लघु, यही सीक्वेंस जाएगा टोटल, यही वाला। यह कौन सा वर्णिक छंद हो जाएगा, इंद्र वज्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का सही था? दूसरा क्वेश्चन है, नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीतिज्ञ। नीतिज्ञ, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो नीति प्लस अज्ञ नहीं ज्ञ होता है, यानी नीति और ज्ञ का मतलब जानकार होता है, यानी नीति की परख रखने वाला, जानकारी रखने वाला या नीति को जानने वाला नीतिज्ञ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है आपका कर्तवाच्य, वाच्य तीन प्रकार के, कर्मवाच्य, और ये हो जाएगा भाववाच्य। ध्यान सुनिएगा, यदि कर्ता के साथ अगर कोई करण कारक हो, करण कारक हो, कर्ता के साथ अगर कोई भी करण कारक हो, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखिएगा, एक आपका भाव में आता है, एक आपका कर्म में आता है। जब भाव में आएगा तो इसके साथ अकर्मक क्रिया होगी, जब भाव में आएगा तो इसके साथ अकर्मक क्रिया जुड़ेगी करण कारक के रूप में, जैसे उसके द्वारा चला नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य है, और उसके द्वारा अन्य पुरुष में आएगा जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। तो यह भी रखिएगा कि जब भी हमारा भाववाच्य आता है ना, यानी आप भाववाच्य जब भी देखेंगे तो वह क्रिया अकर्मक होगी। ध्यान सुनते रहिए, क्रिया कैसे होगी, अकर्मक होगी, पुरुषवाचक होगी, अन्य पुरुष होगी। कैसे होगी, अन्य पुरुष होगी। ये तीनों चीजें याद रखिएगा भाववाच्य में। तो भाववाच्य में जब अकर्मक क्रिया आती है तो यहाँ भी कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग होता है, करण कारक से या द्वारा के रूप में, जैसे उसके द्वारा चला नहीं जाता। दूसरा हो गया, जब कर्म कारक आएगा, याद रखिएगा कर्म कारक का प्रयोग होगा और करण कारक यहाँ पे प्रयोग होगा, तो ये हमेशा क्रिया सकर्मक के रूप में होगी, सकर्मक के रूप में होगी। जैसे यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन था कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, किसके द्वारा, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी तीनों से दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरे सेट में हल करेंगे तो। अब एक आध दो क्वेश्चन इसमें होगा और। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? अब सुनिएगा, सेंटेंस को हमको रटना नहीं है कि नहीं आता है जो हम रट लेते हैं। सबसे पहले चीजें देखनी है कि क्या अन्य पुरुष में है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्रिया अकर्मक है कि नहीं है, ये चीजें देखनी है ना। सबसे पहले सकर्मक क्रिया को उड़ा दीजिए, वो ऑप्शन कभी जीवन में नहीं होगा, भाववाच्य होगा तो सकर्मक क्रिया उड़ाना चाहिए। ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो करने जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, लोग खुलकर हंस रहे हैं, सबसे पहले हंसना अकर्मक क्रिया हो सकता है, ऑप्शन में रखेंगे, आगे देखेंगे। दूसरा, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखी है, सकर्मक क्रिया, ये ऑप्शन होगा नहीं, काट दीजिए। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, कि बैठ नहीं सकते, क्योंकि वृद्ध जो पुरुष है वह आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और जातिवाचक संज्ञाएं अगर बहुवचन में है तो बहुवचन बनेगा। तो यहाँ पे बैठ नहीं सकते होना चाहिए, ये तो सेंटेंस ही गलत है, ये भी हटा दीजिए। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। अब हमारा पहला ऑप्शन और इसमें से होगा, लेकिन पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वो नहीं जा पा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। अकर्मक क्रिया भी है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, रटने वाला काम नहीं करेंगे। जैसे सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, सीधे आप कंसेप्ट पे जाएंगे, जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5वां, बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सौराष्ट्रवादी आलोचक कौन है? सबसे पहले आप मित्र ये समझिएगा कि आलोचक का मतलब होता है कमेंट मारना। आलोचक का मतलब होता है कमेंट मारना, जो खुद से अपनी मर्जी से किसी पर कमेंट मारे वो आलोचक को हम स्वच्छंदवादी आलोचक कहते हैं, है ना। जितने भी आपके छायावादी, छायावोत्तर युग के कवि हैं, लेखक हैं, यानी छायावादी युग के जो बाद आए 1936 के कालखंड के बाद के जो भी कवि हैं, वो लगभग आपके जो वर्तमान काल में जो चली हुई आती है, बताइए छायावादी युग के बाद कौन सी? प्रयोगवाद, उसके बाद प्रगतिवाद, उसके बाद आधुनिक वाला, है ना। तो इसमें जो भी कवि आए हैं ना, वो अपने मन विचारधारा से जो भी मन करे वो बोल दिए, किसी को कुछ भी मन करे लिख लिए, है ना। रोमांटिक चीजें चाहे जो भी चीजें, उसके बाद के सब वही सब मिलेंगे। तो एकमात्र ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास के एकमात्र ऐसे लेखक और साथ में कवि हम कह सकते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के जन्मदाता के रूप में कहा जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का जन्मदाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। उन्हीं के परम शिष्यों में से एक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जो कि छायावादी युग के कलात्मक विकास में अपने अग्रणी योगदान दिए हैं। इन्होंने अपने ही गुरु के कथनों को खंडित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि छायावादी युग के परम विरोधी थे, है ना, इन्होंने कहा था कि छायावादी युग सिर्फ बंगला और जो बंगला गीति हैं, कवियां, जो बंगला भाषाएं हैं, वो उन्हीं का सिर्फ सम्मिश्रण किया गया है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि छायावादी युग वो कालखंड है जो कि 1857 की क्रांति में जो अग्रणी भूमिका निभाए और उनमें जो विकास की चीजें हुई भारत की स्वतंत्रता संग्राम में, उन चीजों को आगे बढ़ाने की कविताओं का भी सम्मिश्रण पाया जाता है। और नंद दुलारे वाजपेयी को छायावादी युग का सौराष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब सौराष्ट्रवादी कवि का मतलब कि नई नई कविताओं का समावेश, कलात्मक विकास को उसमें संजोने का काम किया था नंद दुलारे वाजपेयी ने। और छायावादी युग के जो भी कविताएं हैं, इनको आगे बढ़ाने का भी अग्रणी योगदान माना जाता है नंद दुलारे वाजपेयी को, जो कि रामचंद्र शुक्ल के शिष्य माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, सॉरी नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, ये एक ही मतलब कालखंड के हैं सब लोग। अगला, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? चलिए, हम दिया है कौन सा है? तो आपके जो सर्वनाम होंगे तो याद रखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में जो उत्तम पुरुष होता है, इसमें आपका मैं आता है, मुझे आता है, मुझको आता है, हम आता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हम कौन सा सर्वनाम है, तो बताएंगे उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, बहुवचन, ये आपका हम है। तो दिया है हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो इसमें हम है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पूछा क्या है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम, मध्यम और अन्य आता है। हम हमेशा श्रेष्ठ होते हैं, अपने आप को हर व्यक्ति श्रेष्ठ मानता है, उत्तम मानता है। तो मैं उत्तम, तू मध्यम हो गिला, कमजोर हो गिला, तो तुम क्या हो जाएंगे? मध्यम। तो याद रखिएगा, तुम मध्यम होता है, सामने वाले को हमेशा आदमी कमजोरी दिखाता है, तो तुम मध्यम, और मैं क्या? उत्तम, अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ दिखाना है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन, है ना। इसी का एक युष्मत का रूप चलता है, युष्मत का रूप चलता है संस्कृत में, त्वम युवाम युयम, त्वम युयम युयम। तो त्वम मीन्स तुम, युयम मीन्स तुम दोनों, युयम युयम मीन्स तुम सब। इसी तरह अस्मत् का रूप चलता है, अहम अवाम वयम, वयम मीन्स क्या? हम सब या हम, बहुवचन में। अहम मीन्स मैं, अवाम मीन्स हम दोनों, ठीक है, और अहम अवाम वयम मीन्स क्या? हम सब। ये चलता है। रूप याद है सबको? ना याद है? अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवहम अस्माभि मह्यम में अवहम अस्मभ्यन्म मत अवहम अस्मत् मम्मे अविनो अस्माकम न मया अस्मासु। ये चलता है अस्मत् का रूप।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के लेखकों की अगर बात करें तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक में से दो लेखक जिनकी जीवन की स्थिति बहुत ही दयनीय रही, उनमें दो लेखकों का नाम सबसे पहले आता है, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आज और एक महादेवी वर्मा जी भी हैं, है ना, जो कि दुख की बातें बहुत ज्यादा लिखती। इन्हीं तीनों में से किसी एक का ऑप्शन में जिक्र किया होगा। तो अब मैं एक हिंट देता हूँ, ऑप्शन तो आप लोगों ने गलत बताया। तोड़ती पत्थर जिस व्यक्ति के जीवन की कथा है, ठीक है, और तुलसीदास जो कि रामचरितमानस इनके द्वारा रचित है, और तुलसीदास के जीवनी जिन्होंने लिखा उन्हीं के जीवन की कथा ये है, जिन्होंने कहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अब क्या हम बताएं कि हमारे जीवन पे क्या क्या बीता जब हमारा पूरा जीवन ही दुख से गुजर गया, कैसे मैं कहूँ उन व्यथा को। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जिन्होंने वीणावादनी वर्दे वर्दे पहली कविता पढ़े होंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के एक प्रमुख कवियों में से एक है। और एक और चीज, इनके उपनाम की बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अन्य जानकारी की बात करें तो इनको क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। क्रांतिकारी कवि के नाम से किसे जानते हैं? क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें हम छंद का प्रवर्तक मानते हैं। किस छंद का? तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक मानते हैं। मुक्तक छंद का प्रवर्तक मानते हैं। इन्हीं को केचुआ छंद का भी प्रवर्तक कहा जाता है। नोट्स हमारा उठा के देखिएगा, उसमें बताएं केचुआ छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। इसके बाद यही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जिन्हें ओज और औदार्य का कवि कहा जाता है। ओज और औदार्य का कवि कहा जाता है। ओज और औदार्य का कवि कहा जाता है। जहां पे वीरता की बात आती है वहां पे ओज आता है। ये गुण है, नोट करते चलिए। कर रहे ही नहीं? व्हाट इज केचुआ छंद? आठवां नंबर है, आहा तुम्हारे पाकर कितना आनंद आ रहा है। यह आश्चर्य की बात कर रहा है। अकस्मात हृदय में जो उत्पन्न चीजें भाव विचार होते हैं, यह आपका हो जाएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह हृदय में अचानक उत्पन्न मनोभावों को, दशा को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहलाता है। मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगला जो अभ्युदय योजना चल रही है, अभ्युदय के संपादक हैं तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इज द फर्स्ट चांसलर ऑफ बीएचयू, यानी बीएचयू के पहले कुलपति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। अगला माखनलाल चतुर्वेदी का उसमें जिक्र किया है, जिनकी प्रसिद्ध कृति है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरमाला के गहनों में गूथा जाऊं। दसवां नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है? किसी भी मूल शब्द के पहले जो प्रयुक्त शब्द होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मूल शब्द के पहले जो भी शब्दांश आता है, मूल शब्द के पहले जो शब्दांश प्रयुक्त किया जाता है उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। मूल शब्द के बाद अगर किसी शब्दांश को लिखा जाता है उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको हम सफिक्स बोलते हैं। जो पहले लगे, यानी प्री प्लस फिक्स, फिक्स मतलब स्थिति, पहले जो वहां पे उपस्थित हो जाए उसी को उपसर्ग कहते हैं, है ना। जैसे अभ्युदय है तो पूछा जाएगा अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो बताएंगे यड़ संधि है। कौन संधि है? यड़ संधि। अभि प्लस उदय बराबर, इसमें य के पहले य, व और कौन सा
इसके पहले हमेशा आधा वर्ड आएगा, आधा वर्ड आएगा, ये ट्रिक है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। अगला है व्यष्टि का विलोम शब्द है। व्यष्टि का विलोम शब्द है, कोई बताए व्यष्टि का मतलब होता क्या है? अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, एक होती है विस्तृत अर्थव्यवस्था, है ना। तो यहाँ पे एक शब्द आया है जिसका नाम है व्यष्टि, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा समष्टि। ठीक है, एक समावेश होता है, समष्टि का मतलब जुड़ाव होता है ना, सीमित बोल सकते हैं। ये फैलाव वाला है व्यष्टि, ठीक है, ये फैलाव बड़ा हो जाएगा, ये सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी है, प्राची भी दिया है, उसका भी लिख लीजिए, कोई बताए? प्राची ना, ठीक है। प्राची का मतलब पूर्व या पूर्वी होता है, जहां पूर्वी लिखा होगा पश्चिमी लिख लीजिएगा। इसी का होता है क्या? इसी का होता है प्रतीची, इसी का होता है विलोम प्रतीची, और प्रतीची का मतलब होता है पश्चिम या पश्चिमी, जो भी दिया हो उपसर्ग प्रत्यय लगा करके। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, और भी चीजें हैं। सृष्टि का, अगर हम किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, सृष्टि हो रहा है, तो विनाश का था, तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। सृष्टि का प्रलय, इसका एप्रोप्रिएट आंसर है सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय। और सबसे बेहतरीन दिया है व्यक्ति का, कौन बताएगा? व्यक्ति का विलोम। तो क्या विलोम ही तो पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया है उसमें। तो व्यक्ति का विलोम समाज होता है, जान जाइए, व्यक्ति का विलोम जो होता है समाज होता है। ये पहली बार शायद आया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जो लोग नए हो वो लोग लिखते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक ही चीज बार बार आएगी, याद हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों में मैंने बताया है, पश्चिमी हिंदी में मैंने ट्रिक बताया है, बीबीसी के दक्षिण में हरी खड़ा था, हरी खड़ा था, पश्चिमी हिंदी। बी का मतलब ब्रजभाषा, ब्रजभाषा। बी का मतलब बुंदेली, बुंदेलो हर बोलो मुख से हमने सुनी, कन्नौजी, ये हो जाएगा दक्षिणी। याद रखिएगा, इस अगर मान्यता की बात करें काउंटिंग के आधार पर, तो दक्षिणी को इसमें काउंट नहीं किया जाता है पश्चिमी हिंदी में। हरी का मतलब हरियाणवी, इसी हरियाणवी को हम बांगुरु भाषा भी बोलते हैं। इसके बाद खड़ी बोली, खड़ी बोली को दूसरी नाम से, इसका दूसरा नाम खड़ी बोली का दूसरा नाम, इसको सर हिंदी भी बोलते हैं, इसको सर हिंदी भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5, इसको मान्यता नहीं दिया गया है, ठीक है। अब काउंटिंग के आधार पे इसको नहीं रखा जाता है। कहाँ छूट गया का? अच्छा, ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली भी है, बघेली नहीं है। तो बघेली है क्या? तो बघेली है पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की। और पूर्वी हिंदी का मैंने ट्रिक दिया है, 36 वध करके बिहारी, 36 वध करके अवध चली। ये छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, ये 3 जो भाषाएं हैं, ये आपके पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी।
बस प्रैक्टिस सेट मारिए, प्रैक्टिस सेट करेंगे सब कुछ हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ जो हिंदी का नोट्स पढ़ा है किसी से मांग लीजिए, उसको 2 कॉपी करा के रिवीजन करते रहिए, बाकी प्रैक्टिस आपका रामबाण है। 40 में 35 प्लस रहेगा। कहीं दुनिया का कोई भी पेपर यूपीएसआई का आएगा, आपको कंसेप्ट तैयार है, मार के आएंगे, इतना याद रखिएगा। रटने वाला प्रयास मत करिए, वही चीज बार बार आता है, विदेश थोड़ी आता है। अगला इनमें से हो गया 13 नंबर, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है। ये और बड़ा यार, ये छोटा छोटा क्वेश्चन जो लोग गलत कर रहे होंगे वो बताइए। कितने लोग कर्तवाच्य लगाए थे? हाथ उठाए तो। राइट आंसर कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है भैया, इसमें आपका कर्ता विलुप्त है, कर्ता छिपा हुआ है। और किसी भी वाक्य में अगर कर्ता छिपा हुआ है, यानी आम खाने का तो काम कोई ना कोई कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे छिपा हुआ है, जहां भी हिडन अगर आ जाएगा सब्जेक्ट, वहां हमेशा कर्मवाच्य होगा। भाई किसी के द्वारा तो खाया जाता है ना, वह छुपा हुआ है कर्ता, आम खाया जाता है, ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। 13 का डी कितने लोग लगाए थे? बहुत कम परसेंटेज है, देख लीजिए, लगा 10% लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? अलिंद भावरा का हो जाएगा, इसका हो जाएगा वायु का अनिल। वायु का क्या हो जाएगा? अनिल। अनिल हो जाएगा, समीर भी होता है, वात भी होता है। अनिल, समीर, वात, ये किसका होता है? हवा का पर्यायवाची होता है। अनल जो होता है आग का होता है, अनिल नहीं होता है, वो गलत शब्द लिखा है। थोड़ा क्या पूछा तू? उसका नहीं पता, वो गलत शब्द दिया होगा, सर्च मार के देखिए तो। अनिल नहीं होता है जी। अगला आ गया बेहतरीन आपका गद्यांश है, और सबसे अच्छा गद्यांश इसलिए क्योंकि इसमें शब्दों का समावेश बहुत बेहतरीन ढंग से किया है। देखिए, अनुच्छेद पढ़कर, आर्टिकल्स पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। पिछवा कैसे पतियावत हो जा तेना न पढ़ाते। कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है, ज्ञाता है, जानकार है। सौंदर्य होता है क्या? शब्द को पकड़ लिए आप, पूरा चीज पकड़ लिए। देखिए, सौंदर्य जो है यह एक भाव पक्ष है, भाव वाला शब्द है। सुंदर जो मूल शब्द विशेषण का होता है, सुंदर जो मूल शब्द विशेषण का होता है, जो गुणवाचक विशेषण है, इस मूल शब्द में जब हम यह प्रत्यय जोड़ देते हैं तो सौंदर्य बन जाता है, जो कि उसकी भाव को प्रकट करता है, विशेषण के भाव को प्रकट करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा यह जो विशेषण है किस प्रकार का विशेषण है, तो बताएं कौन सा है? भाव पक्ष विशेषण है ना? यह उसके भाव को बता रहा है, सौंदर्य। और इसी में जब प्रत्यय जोड़ देते सौंदर्यता हो जाती है, अरे सॉरी, सुंदरता। सुंदर प्लस ता बराबर सुंदरता। तो कह रहा है कि कवि सृष्टि में सौंदर्य का मर्मज्ञ है, यानी सुंदरता का बहुत अच्छा जानकार है। शब्दों को पिरोता है कविताओं के माध्यम से, और उसकी भाव को बढ़ा देता है। वह एक ऐसा माध्यम है, कवि के बारे में बात कर रहा है, हम जन लोगों की बात कर रहे हैं, आम सामान्य लोगों की नहीं बात कर रहा है। यहाँ पे कवि की बात हो रही है कि कवि क्या कर सकता है ना? जिसके द्वारा सृष्टि का सौंदर्य देखा जा सकता है। कवि सौंदर्य का उपभोग करता है, और जब उन्मुक्त हो जाता है, निखर जाता है, निकलता उन चीजों में से। यानी कवि चाहेगा तो किसी को भी, किसी के मुखड़े को चांद बना देगा, तो किसी के मुखड़े को भतुआ बना देगा। जब चाहेगा उसको उन्मुक्त कर देगा। एक खिलाड़ी का नाम उन्मुक्त चंद होता है, सुने हैं उन्मुक्त चंद, है ना? तो किसी के चेहरे को चाहेगा तो उठा के खिला देगा, और किसी के चेहरे को भतुआ बना देगा। यानी कवि शब्दों के माध्यम से
जो चाहे वो सृष्टि कर सकता है, सृजनात्मक कर सकता है, निर्माण कर सकता है, रचना कर सकता है। उसमें जो भी भाव डाल देगा उस कविता में वो जान आ सकता है। सिर्फ कवि ऐसा कर सकता है, पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है। तब उसके प्रलाप रूप में उसकी उन्मुक्ता का कुछ प्रसाद सहृदयों को मिल जाता है। कवि का यह प्रलाप ही काव्य कहलाता है। काव्य का सौंदर्य भाव और अभिव्यक्ति को लेकर के होता है। अभिव्यक्ति का मतलब एक्सप्रेशन होता है। आप कैसा चेहरे का थोबड़ा बनाते हैं किसी के सामने, वो कैसा दिखता है। समझ में आ रहा है? कविताओं के माध्यम से कवि जो कहता है आप उसको ऐसा आप इमेजिन करते हैं, कल्पनात्मक की ओर चले जाते हैं, वो ऐसी भाव आ जाता है। जैसे कोई चीज पढ़ते हैं तो वैसा आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बनने लगता है। तो ये सिर्फ शब्दों के माध्यम से कवि ही रचित कर सकता है ऐसा। और वह सौंदर्य कवि की सृजनात्मक शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। सृजनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिव पावर। वह किस प्रकार के शब्दों को गठित कर सकता है, रचना कर सकता है, निर्माण कर सकता है, वह उसके एबिलिटी पर, पावर पर निर्भर करता है। भाव वैशिष्ट से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वह भावगत सौंदर्य होता है। इमोशनल सौंदर्य जो होता है, एक्सप्रेसिव सौंदर्य, उसको बता रहा है। और कवि द्वारा अपनाया गया शब्द अथवा शिल्प जिस सौंदर्य का निर्माण करता है वह कलागत सौंदर्य होता है। जो कवि अपने माध्यम से जो भी चीजें कला के रूप में प्रदर्शित करता है। आगे है तत्ववेत्ता, यानी तत्वों को संयोजन करने वाले। जैसे हमारे साइंटिस्ट लोग हैं, हमारे ब्रेन में जो भी तत्व मिले हुए हैं उनका संयोजन बताते हैं। तो माइंड के बारे में जो बताते हैं उनको तत्ववेत्ता मस्तिष्क का निवासी है। और कवि किसका निवासी है? हृदय का। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो तत्वों को गढ़ते हैं, मस्तिष्क दिमाग की बातें करते हैं, वो तत्ववेत्ता कहलाते हैं। लेकिन जो कवि लोग होते हैं वो हृदय की बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं, फीलिंग की बात करते हैं, भाव की बात करते हैं। अगला, हृदय त्रिगुणात्मक सृष्टि का केंद्र, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसी केंद्र में स्थित होकर कवि सृष्टि का निरीक्षण करता है, देख रेख करता है। हृदय मनुष्य मात्र के हैं, पर कुछ तो हृदय के मर्म को समझते हैं। हृदय का मर्म जो होता है, दुख जो होती है, उसकी पीड़ा जो होती है, उनको समझने वाला कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो ज्यादा जानकारी पर उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वे उसे प्रकट कर सके। कवि हृदय की बातें समझता भी है और उसे कह भी सकता है। साधारण जन और कवि में यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1, कवि की रचना एक प्रकार का प्रलाप ही होती है, क्यों ऐसा प्रलाप होता है कवि की रचना में जो कि आम लोगों की रचनाओं में नहीं होता है? क्या बात है इसमें? कविता कवि की सौंदर्य अनुभूति का सहज उच्छलन होती है। यही वाला राइट आंसर है ना? क्योंकि वो कल्पना करता है ना? कवि क्या करता है? सौंदर्य की अनुभूति, अनुभूति का मतलब कल्पना करना, सोचना। अनुभूति समझते हैं जैसे बैठल बड़ा सोचबा कि काश हम ऐश्वर्या राय के साथ इस समय खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, या आप अनुभूति कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके अंदर का भाव है, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। तो कभी तो ऐसा करता है, कभी तो लिखता है ऐसा। सहृदय कवि के माध्यम से सौंदर्य का आस्वादन इसलिए कर पाता है। क्यों कर पाता है बताइए? कवि सौंदर्य का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण अंकन कर सकता है। प्रताप रूप से कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन कर सकता है। कवि स्वयं सौंदर्य का मर्मक होता है, क्यों जरूरी ना? कवि सौंदर्य अनुभूति की साहित्यिक अभिव्यक्ति करता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी, जहां प्रताप लिखा है वो गलत शब्द है, वहां प्रलाप रूप से कर लीजिएगा। प्रलाप शब्द जो आया है आपके अनुच्छेद में, वहां पे प्रताप नहीं होगा। प्रलाप रूप से कवि सौंदर्य का वास्तविक अंकन करता है। कवि जन साधारण जन से इस तरह से भिन्न है, मतलब आम लोगों से कवि किस लिए भिन्न है? रचना तो आप भी करते हैं, कवि भी करता है, लेकिन क्यों भिन्न है? हृदय का मर्म समझ सकता है, मतलब तो हम लोग ना समझ लिया क्योंकि दुख पीड़ा, तो कवि भी समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं, तो इसमें भिन्नता नहीं हो रही है। रचना करता है तो कवि भी रचना करता है, हम भी रचना करते हैं, और लोग उनकी भी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को, लेकिन इसमें भिन्नता नहीं है। मनोभावों की शाब्दिक अभिव्यक्ति देता है, यही सही है। साधारण जन के लिए संभव नहीं है।
हम शब्दों में पिरो नहीं सकते जो कवि कर सकता है। मनोभावों को किसी को व्यक्त कर सकता है, वो सिर्फ कवि के अंदर ही काबिलियत होती है, सामान्य लोगों के अंतर्गत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कितने लोगों का तीनों सही था? चलिए ठीक है, 2 भी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा अनुच्छेद टफ था। अगला देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में मैक्सिमम 60% लोग गलत किए होंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने कर्मवाच्य उड़ाया है? सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? चलिए बताइए, इसमें क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है इसमें? पढ़ना। क्रिया किसके अनुसार रूप श्रृंगार कर रही है? सीता के अनुसार। सीता है क्या? कर्ता। तो अगर क्रिया कर्ता के अनुसार रूप रंग बदलती है, सीता यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार क्रिया भी पढ़ना का पढ़ती हो गया। तो